अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िक्स के यूनिट 6 का शॉर्ट लेक्चर करेंगे। यूनिट 6 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। अगर इसके स्टार्ट में आप देखें तो सबसे पहले वर्क से ऊपर जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है 5 to 6 लाइंस का, उसमें इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन वर्क का और एक एग्जांपल के साथ उसको जो है समझाया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि अपनी हमारी डेली लाइफ में हम जो वर्क का वर्ड यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब होता है कि हम कोई भी जब काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वी आर डूइंग वर्क। लेकिन कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स में, साइंस में वर्क का एक स्पेसिफिक मीनिंग है और इस हम वर्क सिर्फ उसी चीज़ को तब बोलेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुई है और उस ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर कवर किया हो, तो तब हम बोलते हैं कि वर्क इसमें हुआ है। एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई भी एक मैन है जो कि फ़िज़िक्स की बुक को कैरी कर रहा है, वो कह रहे हैं कि वो वर्क कर रहा है, लेकिन इन एक्चुअली वो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि जो फिज़िक्स के मुताबिक या साइंस के मुताबिक डेफिनेशन है वर्क की, उसके लिए ये ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो या ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया हुआ हो। लेकिन अगर आप बुक पकड़ के सिर्फ बैठे हुए हैं तो इट इज़ नॉट अ वर्क। ठीक है। और आगे एक और बात ये लिखी हुई है कि साइंटिफिकली वर्क इज़ डन ओनली व्हेन एन एफर्ट और फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एफर्ट या फोर्स अप्लाई होने के बाद ऑब्जेक्ट का मूव होना बहुत ज़रूरी है, और जब भी वर्क होगा तो एनर्जी वहाँ पे यूज़ होगी। तो वर्क और जो एनर्जी है वो रिलेटेड है टू वन अनदर। जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्क का। इसके लिए आपने डेफिनेशन करनी है, फार्मूला करना है, ऐसा यूनिट, क्वांटिटी कौन सी है ये, और इसकी कोई भी एक एग्जांपल कर लेनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे स्टार्ट में ही लिखी हुई है बोल्ड लेटर्स में, वर्क इज हैड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाती है, उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, उसकी अपनी डायरेक्शन में होती है। जैसे फिगर 6.1 में देखें, ये जो एक पर्सन है उसने वो मूव करवा रहा है उसको, ट्रॉली को, तो वो उसमें फोर्स अप्लाई कर रहा है, डायरेक्शन दिखाई हुई है और फोर्स अप्लाई करने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। सेकंड नंबर पे आपने इसका फार्मूला देखना है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के लिए कैपिटल W का सिंबल लगाएंगे, फोर्स के लिए कैपिटल F और डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल d। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद आगे यूनिट है थर्ड नंबर पे। ऐसा यूनिट देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूटन मीटर होता है, या इसको हम जाउल भी कहते हैं। क्वांटिटी कौन सी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और एग्जांपल इसमें जो है आप ये दे सकते हो, जो बुक वाली दे सकते हैं, या फिगर 6.1 में जो दी हुई है इसको एक्सप्लेन करके आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। नेक्स्ट पेज पे है ये। ओके, तो इसके लिए भी आपने सबसे पहले डेफिनेशन करनी है। ठीक है, डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स का लेनी है, इसका यूनिट आना चाहिए और नेक्स्ट जो टेबल है इसका। तो इन पॉइंट्स को लेकर आप करेंगे तो आपके टॉपिक इजीली कवर हो जाएंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें आनी होती हैं। बाकी आपने एक बार रीड ज़रूर देना होता है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है, समटाइम्स कुछ उसमें से एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो एनर्जी एंड इट्स फॉर्म में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि सेकेंड लास्ट लाइन में लिखी हुई है। वो ये है, द एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। वर्क का हमने कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया। तो अब किसी भी बॉडी ने जब वर्क करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस बॉडी में कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए वर्क करने की। जाहिर है वर्क में क्या फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी है ना, हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी वर्क करने की, तो बेसिकली वो एनर्जी है, जो कैपेसिटी है बेसिकली वर्क करने की। इसकी एग्जांपल्स में ऊपर आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दी हुई है कि बॉय जो है वो पुश कर रहा है टॉय कार को, तो बॉय एक्सर्ट करता है फोर्स को। वर्क जो है वो टॉय कार पे हो रहा है और एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। जो पेंसिल शार्प करने की एग्जांपल दी हुई है, राइडिंग अ बाइसिकल की एग्जांपल दी हुई है, सब इसमें आ जाएगा। यूनिट जो है एनर्जी का अगेन जाउल हो जाएगा, बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ वर्क। और इसके बाद है जी यूनिट हो गया। नेक्स्ट पेज पे जब हम मूव करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको टेबल 6.1 दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि यहाँ पे आपको एनर्जी की टाइप्स बताई हुई हैं। केमिकल एनर्जी है सबसे पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोनिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इन सब की पहले ब्लॉक में कॉलम में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फिर इनकी एग्जांपल दी हुई है। केमिकल एनर्जी की डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि जो एटम्स में बॉन्ड है ना, जैसे केमिकल बॉन्ड होते हैं ना, तो उनमें जो एनर्जी स्टोर है वो केमिकल एनर्जी होती है। इनकी एग्जांपल बताई हुई है कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनमें डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जिस तरह से हम जो फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बॉन्ड्स के फॉर्म में वहाँ पे एनर्जी स्टोर है।
इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। ये एनर्जी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमें हासिल होती है, और इसकी एग्जांपल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो सन से लाइट की फॉर्म में आ रही है इसमें आ जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एसोसिएटेड होती है चार्जेस के साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं। एग्जांपल इसमें इलेक्ट्रॉन्स की दे दी। इलेक्ट्रॉन्स जो कि खुद नेगेटिवली चार्जेड होते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्जेड बॉडी से रिपेल होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्जेड बॉडीज़। सोनिक एनर्जी में कैरी एनर्जी है साउंड वेव्स की, और साउंड वेव्स ट्रैवल होती हैं थ्रू द एयर और किसी भी बाकी मीडियम से। तो ये कौन सी वेव्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होते हैं। कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, जैसे कि लाइट है। एग्जांपल सोनिक एनर्जी की बताई हुई है कि साउंड वाइब्रेशन जो किसी भी पर्सन के ईयर ड्रम में होती हैं वो वाइब्रेट हो रही होती हैं उस वजह से। न्यूक्लियर एनर्जी में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एटॉमिक न्यूक्लियाई में कोई चेंज हो रहा होता है, तो उस वक्त जो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं उनमें न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ होती है। इसकी एग्जांपल में बता दें कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं वो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस जो टेबल है इसके नीचे 2-3 जो लाइंस लिखी हुई हैं उसमें भी यही फॉर्म्स बताई हुई हैं, और आगे 2 टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। जो सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी, और फिर है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो जो थर्ड हमारे पास टॉपिक बनता है ना वो है जी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को पढ़ लेते हैं। इसमें आपने जो है टोटल 5 पॉइंट्स करने हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, फिर एग्जाम्पल्स, यूनिट, क्वान्टिटी, डेरिवेशन या इसका जो फार्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो मूव करने में एनर्जी तो चाहिए, उसको एनर्जी तो लगेगी, तो वो जो एनर्जी उसने मोशन की वजह से पोजेस की हुई है, जिसकी वजह से मोशन हो रही है, तो हम उसको कहते हैं इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी है इसमें। आगे इसकी एग्जांपल्स दी हुई है कि जो मूविंग बुलेट है वो वर्क कर सकती है, ओवरकम करती है फोर्सेस को। जब भी वो स्ट्राइक करती है किसी चीज़ को तो उसने वहाँ पे वर्क किया है, तो जब भी कोलिजन होगी वो बुलेट जाके किसी चीज़ के साथ टकराएगी, कोलिजन होगी, कोलाइड करेगी, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फील होगी। इसी तरीके से फुटबॉल इज़ किक्ड बाय अ बॉय, इट मूव्स बिकॉज इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये 2-3 एग्जांपल आके टेनिस बॉल की भी दी हुई है, फुटबॉल की। आप कोई भी एग्जांपल यहाँ से कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आपने लाजमी लिखनी होती हैं। इसके बाद है जी यूनिट। यूनिट चूँकि ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी भी, तो इसका यूनिट भी सेम जाउल ही होगा। आगे इसकी और क्या चीज़ जिक्र किया हुआ है अगर टॉपिक में आप पढ़ लें तो एक ये चीज़ है जो यहाँ पे एग्जांपल्स वाली है, उसे आगे लिखा हुआ है कंसीडर अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इक्वल टू वर्क डन। यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कोई भी बॉडी अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव करेगी तो जितना वर्क डन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन आपस में इक्वल होंगे, ओनली इन द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। अच्छा, इसके बाद है जी थर्ड पे यूनिट हमने कर लिया जाउल। क्वांटिटी जो है बिल्कुल जो एग्जांपल्स वाला पैराग्राफ है इसके बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है कि जितनी भी एनर्जीज है वो सब आपने याद रखनी है, वो स्केलर क्वांटिटीज़ हुआ करेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करें 141, तो इसमें आपको इसकी पूरी डेरिवेशन दी हुई है। डेरिवेशन से फार्मूला निकाला है। डेरिवेशन को अगर देख लें तो यही जो बात अभी हमने बोली है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो उसको यहाँ पे इन्होंने इक्वल लिया है। फिर कह रहे हैं कि वर्क डन हमें अगर ग्राफ से निकालना है तो हम क्या करेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो बना लेंगे। सबसे पहले फोर्स को आपने वाई एक्सिस पे लेना है और डिस्प्लेसमेंट को आपने वाई एक्सिस पे लेना है। फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाता है ग्राफ, तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो हमें यहाँ पे पूरा एरिया मिल जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर ले लिया जो कि विड्थ इनटू लेंथ के बराबर होता है। विड्थ जो नीचे है वो हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, लेंथ उसकी विड्थ जो है वो हमने नहीं, ठीक है, विड्थ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही है, इन्होंने जो है वो उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। विड्थ इनटू लेंथ जब लिखी है तो विड्थ हमारे पास d है और जो लेंथ है वो फोर्स है। तो लाइक अगर हम विड्थ इनटू लेंथ लिख रहे हैं तो हमें d इंटू एफ लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो फिर यहाँ पे f की जगह ma पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी इनटू टाइम पुट कर दिया, फिर उन्होंने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है।
फिर उसको एक्सेलरेशन में पुट कर लिया है और फिर कहने के कंबाइन कर लें सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, तो इसमें आपके पास एनर्जी की जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है कि एस आ गया V डिवाइडेड बाई टी माइनस 1/2 VT। तो यहाँ से क्या होगा 1/2 एज इट इज़ लिखे, मैस आ गया V 2 टाइम्स है V स्क्वायर हो जाएगा और टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपके पास ये डेरिवेशन के ज़रिए से ये फार्मूला निकलता है जो काइनेटिक एनर्जी का कि 1/2 mv स्क्वायर। आगे बस इसकी एग्जांपल दी हुई है कि इस इक्वेशन में हम जो वैल्यूज़ पुट करें तो हमें एनर्जी की हम किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप मूव करेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक दिखाई देगा। पोटेंशियल एनर्जी को भी आपने सेम उसी तरीके से इन पॉइंट्स की फॉर्म में कर लेना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी, फिर एग्जाम्पल्स, फिर यूनिट, ये क्वान्टिटी कौन सी है, स्केलर है, वेक्टर है, फिर इसकी डेरिवेशन या इसका फार्मूला और एंड पे इसमें टाइप्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन बिल्कुल इसके स्टार्ट पे दी हुई है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड और इन कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बॉडी जिस वक्त रेस्ट पे होती है, किसी पोजीशन पे है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, इसी के साथ एग्जांपल आगे डेफिनेशन के आगे लिखी हुई है, कंसिडर द वर्क यू डू ऑन अ बुक व्हेन यू लिफ्ट इट फ्रॉम द फ्लोर एंड प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ। द वर्क यू डिड ऑन योर बुक इज नाउ स्टोर्ड इन द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। कि अब उसने वो एनर्जी जो है वो स्टोर कर लिया, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर है। यूनिट की अगर बात करें तो अगेन दिस इज एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट वही जूल होगा। क्वांटिटी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि क्वांटिटी है यहाँ पे, ये भी अगेन स्केलर ही होगी। इसके बाद इसकी डेरिवेशन या फार्मूला पे आ जाते हैं। उससे पहले ये जो ऊपर 143 पे कुछ जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं वो सारे टाइप्स में आ जाएंगे, तो वो आगे मैंने टाइप्स को 7th पॉइंट पे डिस्कस किया है। तो फार्मूला इसके नीचे दिया हुआ है, E = mgh। इसकी डेरिवेशन अगले पेज पे है 144 पे। अच्छा, इसको देख लें, इसमें लिखा हुआ है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m बीइंग लिफ्टेड वर्टिकली बाय अ फोर्स F टू हाइट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, उसको लिफ्ट किया अपने फोर्स के ज़रिए से, वर्टिकली उसको आप ऊपर रेस किया है, फोर्स F अप्लाई करके, हाइट h पे आप ले गए हैं। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी कितनी हुई है, आपने उसका डिस्टेंस मूव करवाया s के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे F = W, W = mg पुट करेंगे। डिस्टेंस आपने डिस्प्लेसमेंट जो करवाई है, हाइट, उसको कितनी मूव करा, हाइट h के बराबर, तो हम s की जगह h पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास mgh फार्मूला है वो निकल आता है, ठीक है। अब जो है पिछले पेज पे अगेन आ जाएंगे 143 पे। तो इस पे जो है स्टार्ट में जो पैराग्राफ्स हैं उसमें टाइप्स बताई हुई हैं। टाइप्स इसमें आपको 3 और 4 टाइप्स बताई हुई हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लें तो इसमें लिखा हुआ है कि जब आप वर्क करते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम जो उस वक्त बॉडी में कोई एनर्जी स्टोर करवा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। फिर जब हम रिलीज़ करते हैं बुक को टॉप शेल्फ से, तो वो एक्सेलरेट होगी, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हुई थी अब वो रिलीज़ होगी और वो यूज़ हो गई है वर्क करने में। फिर कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओनली वन ऑफ सेवरल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज है। और फिर आगे एक और एग्जांपल बताई हुई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, जिसमें ये लिखा हुआ है, डूइंग वर्क ऑन एन इलास्टिक स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग इट स्टोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इलास्टिक स्प्रिंग। slingshot, shock absorber, winding spring in toys and watches are all examples of elastic potential energy। इसमें कह रहे हैं जो स्प्रिंग है उसको जब हम जब स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आगे एग्जांपल दे दिए कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। फिर है जी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी फूड जो भी हम खाते हैं उसमें स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में अगर फूड की बात करें तो। जो बैटरी है उसमें भी केमिकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है जब बैटरी वर्क कर रही होती है। सिमिलरली जो हमारे पास कैपेसिटर है उसमें क्या होता है, 2 कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं और दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स जो दी हुई थी वो हमने पूरी कर ली हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग 5th टॉपिक, वो है जी एनर्जी कन्वर्जन और कंजर्वेशन। तो इसमें जो है आपने इम्पोर्टेंट चीज़ का ये ध्यान रखना है, कन्वर्जन का क्या मतलब है कि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और कंजर्व रहने का ये मतलब होता है कि जो टोटल फॉर्म है एनर्जी की वो अनचेंज रहे, ठीक है। अगर वो चेंज भी होगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन जो टोटल अमाउंट है ना एनर्जी की वो अभी भी कांस्टेंट ही है। सो दिस इज़ कंजर्वेशन, कंजर्व रहना।
अच्छा, सबसे पहले एनर्जी कन्वर्जन और कंजर्वेशन के टॉपिक में जो है एग्जांपल्स दी हुई हैं, फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बताया हुआ है, फिर साइकिलिस्ट गोइंग अप टू टॉप ऑफ हिल के बारे में बताया हुआ है कन्वर्जन में, फिर कंजर्वेशन का टॉपिक शुरू होता है, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और साथ में एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी कन्वर्जन में जो एग्जांपल दी हुई है बुक वाली की, एक बुक है जो कि शेल्फ पे लाई कर रही है। बुक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जब ये वहाँ पे, जब तक ये शेल्फ पे रहती है, लेकिन जब बुक फॉल कर जाएगी शेल्फ से तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जो चेंज हुआ गया है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसको हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बोलेंगे। आगे एक और एग्जांपल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की दी हुई है कि जो वाटर जब हमने स्टोर किया हुआ होता है एक हाइट पे, डैम्स वगैरह में जो स्टोर किया हुआ होता है, तो वो स्टोर होने की वजह से एक स्पेसिफिक हाइट में उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जब हम उसको फॉल करवा देते हैं तो क्या होता है, टरबाइन पे फॉल करवाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर जो बी एग्जांपल आपको बताई हुई है साइकिलिस्ट गोइंग अप टू टॉप ऑफ हिल, में लिखा हुआ है कि जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी जो बॉडी ऑफ द साइकिलिस्ट में है वो उसको अलाउ कर दिया कि वो वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी करे। जब हम हिल पे जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वो कहाँ से आएगी? वो कह रहे हैं कि वो जो बॉडी है साइकिलिस्ट की उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी केमिकल एनर्जी वो, और जब टॉप ऑफ हिल पे पहुंच जाएगा तब उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्योंकि वहाँ पे आके वो रेस्ट पे आ जाएगा ना, स्टोर उसने कर ली। और फिर जब उसने दोबारा मूव करना होगा डाउन द हिल तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में विदाउट इवन पैडलिंग भी। फिर आगे बताया हुआ है कि जब करंट पास करता है थ्रू द बल्ब, इसमें एनर्जी कन्वर्जन कैसे होती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में भी चेंज हो रही होती है, साथ में जो बल्ब है वो हीट भी हो जाता है, तो थर्मल एनर्जी भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। कार में जो उसको हम पेट्रोल से ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो केमिकल एनर्जी फ्यूल में स्टोर होती है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। इंजीनियर्स जो है वो टेक्नोलॉजीज़ के साथ कंसर्न है, वो टेक्नोलॉजीज जो कि एसोसिएटेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज जैसे कि फॉसल फ्यूल्स को बाकी फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी या हीटिंग वगैरह होगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर आ जाएँ तो इसमें कह रहे हैं कि इस तमाम कन्वर्जन प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी है वो तमाम की तमाम ये नहीं है कि यूज़फुल फॉर्म में पूरी कन्वर्ट हो गई है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉस आता है और उस लॉस को हम कहते हैं कि ये एनर्जी कुछ अमाउंट जो है वो डेसिपेट हो गया, उसको डेसिपेटेड एनर्जी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल बता दें कि ऑटोमोबाइल ड्राइवन जिसको हम पेट्रोल से ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा स्मॉल पोर्शन जो है केमिकल एनर्जी का वो उस एनर्जी में यूज़ होता है काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से कार मूव कर रहे हैं। लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है 80% वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में या बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं लेकिन वो इस लिहाज से काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, ठीक है। और इसके बाद कह रहे हैं कि एनर्जी, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, रादर इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और आगे इसी को थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कि जो एनर्जी है उसको हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस में, लेकिन ये है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसकी जो टोटल अमाउंट है वो ज़रूर कांस्टेंट रहती है। तो डेल ई इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि टोटल चेंज जो एनर्जी में वो ज़ीरो आया है क्योंकि वो कांस्टेंट ही रही है। चेंज तब आता है ना जब किसी चीज़ में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाए, ठीक है। किसी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो हम कहते हैं इसमें इतना चेंज आ गया, इसकी वैल्यू पहले जो है 20 थी अब 25 हो गया। लेकिन एनर्जी के बारे में हम क्या कह रहे हैं, उसकी सिर्फ फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, टोटल जो अमाउंट है वो सेम है, तो उसमें चेंज तो फिर कोई भी नहीं आया, तो इस वजह से डेली हम जीरो के बराबर बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे इसकी डेरिवेशन बता दी है कि एनर्जी जो फाइनल एनर्जी होगी, जो इनिशियल एनर्जी है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। फिर आगे इनिशियल एनर्जी जो है वो फाइनल एनर्जी के बराबर आ जाएगी। बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है। इसके बाद अगले पेज पे अगर आ जाए तो इसमें बस डेरिवेशन थोड़ी सी बता दी है कि एनर्जी जो इनिशियल पॉइंट पे होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अगर बॉडी रेस्ट पे है और फिर जब वो मूव करेगी तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, तो उन्होंने चेंज करके बता दिया। और फिर कह रहे हैं जब भी फ्रिक्शनल फोर्सेज होती है जिस तरह से एयर रेजिस्टेंस है तो वो इन पॉइंट्स पे एक्ट करती है, इनिशियल पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे, तो इस वजह से एनर्जी जो है थोड़ी बहुत वर्क डन वहाँ पे एनर्जी डेसिपेट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो इक्वेशन इन्होंने लिख के बता दिया एक।
तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन तक जो एनर्जी कन्वर्जन और कंजर्वेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है मेजर एनर्जी रिसोर्सेज। मेजर एनर्जी रिसोर्सेज में आपने जो इसको पूरा रीड देना है, रीड देने में आपको जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ नज़र आएगी वो यही है कि इसमें नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का बताया हुआ और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का बताया हुआ है। तो इनकी डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल करनी है, और एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट पेज पे बहुत अच्छे तरीके से समराइज़ करके दी हुई हैं। तो इसको अगर आप एक बार ऊपर से स्टडी कर लेंगे तो ऐसा जितना कुछ नहीं है, इसको रीड दे दें। नॉन रिन्यूएबल में ये बोला हुआ है कि ऐसा एनर्जी रिसोर्स है जो कि लिमिटेड होता है और अगर एक बार ये ख़त्म हो जाए तो इसको दोबारा से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इसकी एग्जांपल फॉसल फ्यूल्स हो गए, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम है। और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है रैपिडली नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए से, और ये ऑन गोइंग नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए से एनवायरनमेंट में ऐड होते रहते हैं। सनशाइन हो गया, विंड होगी, फ्लोइंग वाटर या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आगे इसके एग्जांपल पेज पे जो 6.2 पे टेबल बना हुआ है इसको देख लेते हैं। इसमें नॉन रिन्यूएबल की फॉसल फ्यूल, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस आ जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूल आ गया। रिन्यूएबल में सोलर रेडिएशन, जियोथर्मल रिसोर्सेज, विंड्स हो गए, बायोफ्यूल्स, टाइड्स, वेव्स इन द सीज एंड ओशंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज और वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल जो आ जाता है। अगर नेक्स्ट पेज पे देखें तो उसमें कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स बताए हुए हैं। वो क्या है कि जब इमिशन होती है ग्रीन हाउस गैसेस की या बाकी एयर पोल्यूटेंट की, तो जैसे फ्यूल है उसको बर्न किया जाता है तो ये तमाम इन्वायरमेंट में जा रहा है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। जब वाटर रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, कूलिंग के लिए, बाकी फंक्शंस के लिए, तो हम वाटर को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इस तरीके से वो डिप्लीट भी हो सकता है। जो डिस्चार्ज करवाई जाती है पोल्यूशन को वाटर बॉडीज़ में, जिस तरह से थर्मल पोल्यूशन होती है क्योंकि वाटर हॉट होता है इंडस्ट्री से रिलीज़ होने वाला, तो उस तरह से वो क्या है कि वो इफेक्ट करता है एक्वेटिक या मैरिन लाइफ को भी। फिर जनरेशन, जब सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो हैज़ार्डस होता है। जब लैंड को यूज़ किया जाता है फ्यूल प्रोडक्शन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इकोसिस्टम पे, इन तमाम चीज़ों पे जो है इफेक्ट आ रहा होता है एयर की वजह से, वाटर वेस्ट और लैंड इम्पैक्ट की वजह से। तो इसमें कह रहे जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं ये सोशल कंसर्न्स को जो है वो रेज करवाते हैं क्योंकि इनमें इम्पैक्ट्स आते हैं कम्युनिटीज़ में, पब्लिक हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है इन तमाम चीज़ों का, सोसाइटी की ओवरऑल वेल बीइंग पे इफेक्ट आता है। तो इस वजह से लिखा हुआ है कि ये ज़रूरी है कि एक होलिस्टिक और इंक्लूसिव अप्रोच जो है वो ज़रूरी की जाए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है जी फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स में जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको दिया हुआ है इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, तो उसमें डेफिनेशन है, एग्जांपल है और केमिकल इक्वेशन एक बताई हुई है। तो इसको पढ़ लेते हैं। फॉसल फ्यूल जो है वो रिमेन्स होते हैं मिलियन ईयर ओल्ड प्लांट लाइफ के, जो कि अब कोल बन चुके हैं, एक्वाटिक एनिमल लाइफ जैसे गैसोलीन है या नेचुरल गैस है। तो केमिकल एनर्जी जो स्टोर हुई भी होती है फॉसल फ्यूल में वो एक प्रोसेस के ज़रिए से ऑब्टेन हम करते हैं जिसको कंबसन बोलते हैं। और फिर आगे एग्जांपल फॉसल फ्यूल जिसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आ जाती हैं, तमाम चीज़ें रिच होती हैं हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में, जो कि किससे मिल के बने हुए होते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से। जब इन हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्रिएट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसके बाद जनरल इक्वेशन दे दी है कंबसन के लिए, हाइड्रोकार्बन की कंबसन, जिसमें हाइड्रोकार्बन स्पेसिफिकली मीथेन की बात कर रहे हैं। CH4 मीथेन का केमिकल फार्मूला है। इसकी कंबसन हो रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर बन रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। आगे ABC में कोल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कोल जो है वो मोस्ट अबंडेंट फॉसल फ्यूल है ग्लोबली, और इसमें एस्टिमेटेड रिजर्व जो है 1 मिलियन मेट्रिक टन्स का होता है। और जो कंबसन है कोल की उससे सिग्निफिकेंट, लेकिन ये इसका नुकसान है कि पोल्यूशन होती है। B में ऑयल बताया हुआ है कि क्रूड ऑयल जो है वो उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस जब की जाती है तो हमें वेरियस एनर्जी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसके गैसोलीन आ जाएगा, जेट फ्यूल हो गया, हीटिंग ऑयल आ गया। फिर कह रहे हैं कि डिस्पाइट जो लिमिटेड ग्लोबल रिजर्व्स हैं ऑयल के, इसको फेवर किया जाता है कोल में क्योंकि इसका हायर एनर्जी आउटपुट है कि अगर हम ऑयल की सेम क्वांटिटी लेते हैं और उतनी ही क्वांटिटी कोल की लेते हैं तो हमें ऑयल की उतनी ही क्वांटिटी से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नेचुरल गैस में लिखा हुआ है कि बाय प्रोडक्ट होती है ऑयल एक्सट्रैक्शन की, इसमें मिक्सचर होता है गैसेस का जिसमें मीथेन आ जाती है। इसका वन एडवांटेज ये है कि इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो है कुछ फॉसल फ्यूल के बारे में ये लिखा हुआ है कि इनको जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स, तो वो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यहाँ पे बताया हुआ है कि कोल को माइन किया माइनिंग के ज़रिए से, और जो गैस है उसको ड्रिल और एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो एक्सट्रैक्टेड फॉसल फ्यूल्स हैं वो उनकी रिफाइनिंग करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो उनमें से हम फिर इम्प्योरिटी सेपरेट कर लेते हैं और जो भी यूजेबल फॉर्म्स हैं उनको हम फ्यूल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं।
फिर कह रहे हैं कि जो एक्सट्रैक्टेड एनर्जी फ्यूल है उसको हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबसन का प्रोसेस हो गया, या जो चैम्बर्स वगैरह हैं, इंजन है, जो कंबसन रिएक्शन है वो एनर्जी रिलीज़ करता है हीट के फॉर्म में, इसको अब हम जनरेट हो रही है कंबसन में, इसको हम स्टीम प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, टर्बाइंस को ड्राइव करने में, पावर इंजन्स को ड्राइव करने में। जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको अगेन वही बात है, स्टीम में हम यूटिलाइज़ करवा सकते हैं, स्टीम में चेंज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से बनाई जा सकती है, प्रोड्यूस करवाई जा सकती है, जनरेट करवाई जा सकती है। आगे ये बताया हुआ है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो आखिरी पैराग्राफ है, कि फॉसल फ्यूल्स जो है वो सिग्निफिकेंट एनर्जी रिसोर्स के तौर पे सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी इनहेरेंट एनर्जी वैल्यू जो है, प्रोसेस जो है उनको एक्सट्रैक्ट करने का काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। ये एडवांटेजेस हैं। जो एडवांटेज है, इनको इजीली स्टोर किया जा सकता है, इनको ट्रांसपोर्ट इजीली पाइपलाइन के ज़रिए से करवाया जा सकता है, अक्रॉस द ग्लोब इनको ट्रांसपोर्ट, इनको शिप करवाया जा सकता है किसी भी लोकेशन पे। और फिर कहने के फॉसल फ्यूल जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी सोर्स के तौर पे। इनकी जो कंबसन है वो इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करवाती है, बाकी हार्मफुल सब्सटेंसेस भी इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसा कि एयर पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग फोकस इस बात पे कि एडवांसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन जब की जाए क्लीनर की और मोर सस्टेनेबल एनर्जी अल्टरनेटिव जो है वो ढूंढे जाएँ। तो यहाँ तक हमारे पास जो फॉसल फ्यूल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।